Hello students, welcome back to सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट जीआरएफ का पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति। ये इसका लेक्चर नंबर 3 है। इसके 2 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं, उसमें हमने शिक्षण के बारे में पढ़ा था और शिक्षा का उद्देश्य पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे शिक्षण का स्तर क्या होता है। तो शिक्षण का स्तर होता है स्मरण शक्ति पहला, दूसरा है समझ, तीसरा विचारात्मक। तो एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। शिक्षण एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं कि यह कक्षा के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। शिक्षण और सीखने का घनिष्ठ संबंध है, यानी कि शिक्षा देना, शिक्षण और सीखना, लर्नर जो होते हैं वो सीखते हैं, इन दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। यहाँ तक कि शिक्षण सीखने का ही एक प्रत्यय माना जाता है। एक ही पाठ्य वस्तु को विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाया जाता है क्योंकि पाठ्य वस्तु का अपना स्वरूप होता है जिसमें शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है और अधिगम मतलब लर्नर्स के विभिन्न स्तरों को प्रभावित किया जाता है। शिक्षण का उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट होना चाहिए, तभी शिक्षक प्रभावशाली साधनों का प्रयोग करके इसे अधिक शक्तिवान बना सकता है। तो शिक्षक का जो शिक्षण का उद्देश्य है वो हमें अत्यंत स्पष्ट होना चाहिए। जैसे इस समय जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो उसका उद्देश्य क्या है कि आप अपना एक ही अटेम्प्ट में जीआरएफ नेट क्लियर कर पाओ, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। शिक्षण की प्रक्रिया की परिस्थितियों को हम एक सतत क्रम, विचारशील क्रियाओं की अवस्थाओं या स्तरों में विभाजित कर सकते हैं, लेवल्स में विभाजित कर सकते हैं। नीचे की अवस्थाएं उच्च अवस्थाओं के लिए पूरक का कार्य करती हैं। जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति में ज्ञान उद्देश्यपूर्वक का कार्य करता है, कि उद्देश्य की प्राप्ति में जो ज्ञान है वो उद्देश्यपूर्वक का कार्य करता है। शिक्षण के इस सतत क्षेत्र को प्रमुख रूप से 3 स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है। ये 3 लेवल कौन से हैं? स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण व्यवस्था, इसका प्रतिपादन किया था हर्बर्ट ने, तो इसको हर्बर्ट शिक्षण मॉडल कहा जाता है। सेकेंड है बौद्ध स्तर या समझ स्तर की शिक्षण व्यवस्था, इनका प्रतिपादन किया था मॉरिसन ने, तो ये मॉरिसन शिक्षण मॉडल है। और थर्ड है चिंतन स्तर की शिक्षण व्यवस्था, इनका प्रतिपादन किया था हंट ने, तो ये हो गया हंट शिक्षण मॉडल। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि स्मृति स्तर का प्रतिपादन किसने किया? हर्बर्ट ने किया, या हर्बर्ट ने कौन से स्तर का प्रतिपादन किया? वो हो गया स्मृति स्तर। इस तरह से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आपको एक एक लाइन को ढंग से पढ़ना होगा और अपने माइंड में बिठाना होगा। तो फर्स्ट है स्मृति स्तर पर या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण व्यवस्था। स्मृति स्तर के शिक्षण की क्रियाएं ऐसे अधिगम की परिस्थितियों को उत्पन्न करती हैं जिसमें विषय वस्तु के तथ्यों को छात्र केवल कंठस्थ कर सके, यानी कि लर्न कर सके। इस स्तर पर प्रत्यस्मरण तथा रहने की क्रिया पर जोर दिया जाता है। मतलब प्रत्यस्मरण तथा रहना ये नहीं है, प्रत्यस्मरण रहना चाहिए कि अगर आपने किसी चीज़ को याद कर लिया तो कर तो लिया, लेकिन वो याद रहना भी चाहिए। ये नहीं कि आज याद किया और आप कल भूल जाओ, उसको बार बार रिवाइज भी करना पड़ता है। सार्थक तथा संबंधित पाठ्य वस्तु आसानी से याद हो जाती हैं, जबकि निरर्थक वस्तुओं को याद करने में कठिनाई आती है। जो लॉजिकल हैं वो तो बहुत आसानी से याद हो जाती है, लेकिन जो अनलॉजिकल है और उनको लर्न करना हो, जिससे फिर रट्टा मारना हो, तो उसको याद करने में बहुत कठिनाई होती है। तथ्यों को कंठस्थ करने की क्षमता का बुद्धि से सीधा संबंध नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि भी 2 की टेबल याद कर लो, 3 की टेबल याद कर लो, तो इसका कोई हमारे माइंड से कोई सीधा संबंध नहीं है, बुद्धि से संबंध नहीं है। जो है 2 1 जा 2 है तो वो 2 1 जा 2 ही होगा, ये हमें लर्न करना होगा। एक मंद बुद्धि बालक भी तथ्यों को कंठस्थ करके अधिक समय तक याद रख सकता है तथा इसके विपरीत भी हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि थोड़ा सा बिलो माइंडेड कोई बच्चा है, उसका वो जल्दी से ढंग से नहीं सीख पाता और चीज़ें, लेकिन कई बार उसकी जो लर्निंग पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो अच्छे समय तक, लंबे समय तक वो किसी चीज़ को याद करके रख सकता है। और कई बार होता है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन वो रट्टे नहीं मार सकता, वो जल्दी से भूल जाता है। तो स्मृति स्तर के शिक्षण की निष्पत्ति का बुद्धि से सहसंबंध नहीं होता। तो जब रट्टाफिकेशन होता है तो उसका बुद्धि से कोई सीधा कोरिलेशन नहीं होता, परंतु इस स्तर के शिक्षण से बौद्धिक व्यवहार के विकास में सहायता मिलती है। समस्या के समाधान में स्मृति स्तर भी सहायक होता है। कंठस्थ किए गए तथ्यों का छात्रों के विकास में भी योगदान होता है। कविता, पाठ, शब्दार्थ तथा उनका अभ्यास, संस्कृत के में जो रूप होते हैं, शब्द रूप वगैरह, पहाड़े हो गई, गिनतियाँ हो गई, भाषा में वर्तनी व्याकरण हो गया, और ऐतिहासिक घटनाओं का शिक्षण स्मृति स्तर पर ही अधिक प्रभावपूर्ण होता है। तो जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, हिस्टोरिकल
इवेंट्स होते हैं उनको सिर्फ रट्टा माना होता है। तो इसमें स्मृति स्तर का बहुत अधिक प्रभावपूर्ण उसका एक इफेक्ट आता है। तो अतः स्मृति स्तर पर पूर्ण रूप से बहिष्कार संभव नहीं है। तो हम कहते हैं कि जैसे मेरे साथ भी होता है कि मैं बहुत देर तक किसी चीज़ को रट नहीं सकती, मतलब लॉजिकल होगा तो समझ में आ जाता है, लेकिन रट्टा मारना पड़े तो नहीं हो पाता। तो लेकिन स्मृति स्तर का पूर्ण रूप से बहिष्कार संभव नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कोई इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं या किसने किस जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया, तो ये तो हमें रटना ही पड़ेगा। जैसे अभी हमने कहा कि ये स्मृति स्तर का प्रतिपादन हर्बर्ट ने किया, तो हमें रटना ही पड़ेगा। तो इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार संभव नहीं है। इस स्तर का अपना एक अलग मूल्य है, अपना एक क्षेत्र है। इस स्तर का ज्ञान पाए बिना बोध या चिंतन स्तर कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि पहला लेवल तो यही है, इसके बिना जो सेकंड लेवल है बोध और थर्ड जो लेवल है चिंतन स्तर, ये भी अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। अतः यह स्तर अन्य विचारमान स्तरों के लिए आधारशिला प्रदान करता है, उनको बेस प्रोवाइड कराता है। क्योंकि स्मृति स्तर पर तथ्य काफ़ी रटे हुए होते हैं, अतः भूलने की प्रक्रिया भी इसमें काफ़ी सक्रिय होता है। क्योंकि हम कहते हैं ना, समझ के याद किया हुआ है, समझा हुआ है तो आप नहीं भूलोगे, लेकिन रटा हुआ है तो भूल जाओगे। तो रटने की जो चीज़ रटी होती है उसको भूलने की प्रक्रिया भी काफ़ी सक्रिय होते हैं, जल्दी से भूल भी जाते हैं उसको। इसलिए आजकल कक्षा में रटी हुई सामग्री छात्रों के दैनिक जीवन में उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही। इस स्तर पर सोचने व तर्क करने के लिए कोई स्थान नहीं होता, जो सिर्फ है वो हमें रटना लेना होता है बस। तो इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं, अनएक्टिव रहते हैं और यांत्रिक ढंग से कक्षा का कार्य चलता रहता है। तो छोटी क्लासेस में होते हैं ना, जैसे कि एक बच्चे को खड़ा कर दिया जाता है, कहते हैं कि सबको टेबल लर्न कराओ, तो वो बोलता रहता है, बच्चे उसके पीछे पीछे बोलते रहते हैं। तो सब ना एक मैकेनिकल ढंग से चलता रहता है। कक्षा का वातावरण काफ़ी औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है तथा छात्र को शिक्षक से कोई प्रेरणा नहीं मिल पाती, क्योंकि इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं होता। तो शिक्षक भी कह देते हैं कि सिर्फ रट लो, तो शिक्षक से उन्हें कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। स्मृति स्तर के शिक्षण में संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम तथा अनुक्रिया पर महत्व दिया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि में इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि प्रश्नोत्तर इसमें से कोई प्रश्न निकलेंगे ही नहीं, कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि 2 × 2 ही क्यों होता है। तो प्रश्नोत्तर विधि का इसमें कोई महत्व नहीं है। स्मृति स्तर के प्रारूप को और अधिक स्पष्ट करने के लिए स्मृति स्तर के मॉडल के प्रारूप का वर्णन निम्नलिखित है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण का मॉडल, इस स्तर का मॉडल का हर्बर्ट ने वर्णन किया है। स्मृति स्तर के शिक्षण के मॉडल का प्रारूप का वर्णन 4 पक्षों में किया गया है। सबसे पहले उद्देश्य। स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करना है। नंबर 1, मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण। दूसरा, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना। थर्ड है सीखे हुए तथ्यों को प्रत्यय स्मरण रखना, यानी कि याद रखना। और फोर्थ है सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यय स्मरण करना तथा पुनः प्रस्तुत करना। जो सीख लिया है उसे रिवाइज करना और दोबारा से उसे प्रस्तुत करना। तो इस शिक्षण का मॉडल ऐसा प्रारूप होना चाहिए जिससे इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तो मॉडल ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा उद्देश्य है बच्चों को रटाना, वो शिक्षक अच्छी तरीके से कर पाए। सेकेंड है संरचना। हर्बर्ट ने शिक्षण प्रक्रिया में प्रस्तुतिकरण पर बहुत अधिक बल दिया है। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली स्मृति स्तर के शिक्षण को संरचना का प्रारूप प्रदान करती है। हर्बर्ट के 5 सोपान इस प्रकार से है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पेपर में आ सकता है ये कि उसको सीरियल वाइज लगाना भी हो सकता है कि उन्होंने आपको 4 चीज़ें दे दी, तो पहले प्रस्तुतिकरण फिर तैयारी करना। तो आपको इसको सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ेगा। 5, पहला है तैयारी करना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना और समरूपता, फोर्थ है सामान्यीकरण और 5वां उपयोग। तो इसको सीरियल वाइज याद करना होगा, क्योंकि अगर सीरियल अलग दे रखे हैं तो आपको जो सही मैचिंग है वही आपको मिलानी होगी। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है तैयारी करना या योजना बनाना, प्लानिंग करना। शिक्षक पाठ्य वस्तु के सार्थक विचारों को अपने चेतन मस्तिष्क में लाता है और छात्रों को उन तथ्यों के लिए अनुभव प्रदान करता है जिससे छात्र उन तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकें। इसके लिए शिक्षक को प्रस्तुतिकरण से पूर्व तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि जो याद कराना है उसके लिए भी टीचर को पहले से तैयारी करनी पड़ती है। योजना बनानी होती है कि कैसे कराना है और क्या याद कराना है। फिर है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। शिक्षक नवीन तथ्यों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए यह ध्यान रखा जाता है कि उसका छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित हो जाए, कि जो छात्र को पहले पूर्व ज्ञान है उसके साथ उसका संबंध स्थापित हो जाए। प्रस्तुतिकरण में शिक्षक के कार्य सुनिश्चित होने चाहिए।
तथा शिक्षक को पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के प्रारूप की 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, सुनिश्चितता। प्रस्तुतिकरण में पाठ्य वस्तु का रूप निश्चित होता है, ठीक है, कि क्या पढ़ाना है ये पहले से डिसाइड होता है। पूर्व कथनीयता। प्रस्तुतिकरण द्वारा किस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाएगा, इसका कथन पहले ही कर लिया जाता है। और है ज्ञान का स्वरूप देखा जा सके, ज्ञान के विशिष्ट रूप का प्रस्तुतिकरण ऐसा हो जिसका अवलोकन किया जा सके। थर्ड आता है तुलना एवं समरूपता। यदि शिक्षक प्रथम 2 सोपानों का अनुसरण भली भांति कर चुका है, तब छात्र नवीन तथ्यों की समानता की तुलना कर सकते हैं, नए तथा पुराने विचारों में संबंध भी स्थापित कर सकते हैं और उनमें सम्मिलित तथ्यों का भी चयन कर सकते हैं कि जो पुराना उन्होंने सीखा था और जो नया सीखा है उनमें क्या रिलेशन है, और संबंधित तथ्यों का भी चयन कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्ट्स शामिल हैं, उसको वो चूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है सामान्यीकरण। इस सोपान के अंतर्गत छात्र 2 या 2 से अधिक तथ्यों में सम्मिलित तत्वों को बताने का प्रयास कर सकता है और उसके आधार पर कोई सिद्धांत यानी कि कोई प्रिंसिपल निकाल सकता है, जिसमें को सामान्यीकरण कहते हैं, जो सबके लिए एक बन जाता है। जैसे हमारे मैथ्स के सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, तो कोई भी चीज़ है 2 या 2 से अधिक तत्वों को शामिल करके जो कॉन्क्लूजन निकाला है उसके बिहाफ पर कोई सिद्धांत बना सकते हैं, जिसको सामान्यीकरण कहते हैं, जो सबके लिए एक जैसा होता है। फिफ्थ है उपयोग। नवीन सीखे हुए ज्ञान एवं सिद्धांतों का अन्य तथ्यों अर्थात समस्याओं के समाधान में प्रयोग होता है। अतः शिक्षक को ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे छात्र सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर सके। तो जो भी नया ज्ञान उन्होंने सीखा है उसमें तथ्यों की समस्याओं के समाधान में प्रयोग होना चाहिए, कि जो भी हैं अन्य तथ्य बनाए जा सके या फिर कोई प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन उसमें वो यूज़ हो सके। तो शिक्षक को ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए कि समस्या सामने रखी जाए और छात्र अपने सीखे हुए ज्ञान को प्रयोग करके उसका समाधान निकाल पाए। फिर है इसका सामाजिक प्रणाली। स्मरण जो स्तर हम पढ़ रहे हैं, इसकी सामाजिक प्रणाली कैसी हो। शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये बात कि शिक्षण क्या है। तो इसमें भी ऑप्शन आते हैं, सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया है। इसमें सामाजिक व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। छात्र और शिक्षक इसके सदस्य होते हैं। स्मृति स्तर पर शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है। शिक्षा का व्यवहार अधिकारपूर्ण होता है। शिक्षक का मुख्य कार्य पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, छात्रों की क्रियाओं को नियंत्रित करना, उनको अभिप्रेरण प्रदान करना होता है। छात्र का स्थान शिक्षण में गौण होता है। वह केवल श्रोता का कार्य करता है और शिक्षक को आदर्श मानकर उसका अनुसरण करता है। स्मृति स्तर पर अभिप्रेरण का बाह्य रूप ही अधिक प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक प्रेरणा, पुरस्कार आदि विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर आप छोटी क्लासेस का एग्जाम्पल देखोगे तो नर्सरी केजी होती है या 5th तक की प्राइमरी कक्षा वगैरह होती है, तो इसमें जो ये ज़्यादातर स्मृति स्तर पर चलता है। इसमें छात्र का कोई खास स्थान नहीं होता, वो अनएक्टिव रहता है और एक्टिव होता है शिक्षक। और जो वो छात्र बताता है, शिक्षक छात्र को जो समझाता है, शिक्षक को वो अपना आदर्श मान लेता है छात्र, और उसी का अनुसरण करता रहता है कि जो टीचर ने बताया उसको वो समझ ले। तो जैसे शाब्दिक प्रेरणा और पुरस्कार आदि विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है, क्लास में फर्स्ट आया, तो उसे पुरस्कार दें या फिर उसको शाब्दिक प्रेरणा से यानी कि वेरी गुड वगैरह कह के उसको प्रोत्साहित करें। फोर्थ है मूल्यांकन प्रणाली। स्मृति स्तर के शिक्षण का मूल्यांकन मौखिक और लिखित परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, यानी कि ओरल टेस्ट भी होते हैं और रिटन टेस्ट भी होते हैं। परीक्षा में रटने की क्षमता पर ही अधिक बल दिया जाता है। इसके लिए वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण में प्रत्यास्मरण पद, अभिमान पद आदि का प्रयोग किया जाता है। निबंधात्मक परीक्षा अधिक उपयोगी नहीं होती, यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस नहीं लिए जाते, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप लिए जाते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव। तो हमने उसका सामाजिक स्तर वगैरह सब पढ़ लिए। अब ये कि स्मृति स्तर के शिक्षण के लिए क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं, सुझाव हो सकते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्मृति स्तर के शिक्षण को अधिक उपादेय तथा प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। नंबर 1, पुनरावृत्ति एक लय में होनी चाहिए। जैसे काउंटिंग करानी है, सिखानी है या टेबल सिखानी है, ये कोई भी चीज़ है तो एक लय में होनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, एक बच्चा बोल रहा है और सब पीछे पीछे उसके लय में उसी बात को रिपीट करते हैं। सेकेंड है पाठ्य वस्तु को सार्थक बनाया जाए।
थर्ड है पते स्मरण तथा पुनः प्रस्तुतिकरण का अधिक अभ्यास किया जाना चाहिए। फोर्थ है पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए। नेक्स्ट है थकान के समय शिक्षण नहीं करना चाहिए। अगर थके हुए हैं उस समय शिक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें रटने वाला काम होता है, तो बच्चे रट नहीं पाएंगे जब वो टायर्ड होंगे। समग्र पद्धति का ही प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण के सभी बिंदुओं को समग्र रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अच्छी तरीके से उसको इसकी प्रैक्टिस कर पाए। स्मृति स्तर का शिक्षण केवल तथ्यों को रटाने या याद करने तथा ज्ञान उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु जो इसके नेक्स्ट लेवल्स हैं बोध स्तर और चिंतन स्तर के शिक्षण में भी सहायक होता है और उनके लिए आधार प्रदान करता है। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। एक लेवल हमारा हो गया है। अब सेकंड जो लेवल है बोध स्तर, वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप चाहें तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि और स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो लेक्चर को देख पाएँ। हम पूरा पेपर 1 करेंगे इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके, थोड़े थोड़े पार्ट्स पढ़ेंगे और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको इसके सारे क्वेश्चंस जो बीच में से निकाले गए हैं, कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं या कितने क्वेश्चंस हमारी बुक के बैक में दिए हुए हैं, वो भी कर लेंगे। और साथ में लास्ट ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस इससे चैप्टर से रिलेटेड आए हुए हैं उसको एक जगह नोट डाउन करके उसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि एक चैप्टर कम्प्लीटली हमारा हो जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।